मिशन जहाँ पे आपको लगा कि इस बार नहीं बचेंगे? जिस घर पर हमको ऑपरेशन करना था, मिलिटेंटों ने घर चेंज कर दिया मैम। उसने सीधे एक फायर मारा, पहले को भी गोली नहीं लगी, मुझे भी नहीं लगी मैम। मेरे जो सीनियर थे उनका तो सर ही उड़ गया मैम। मेरे को 11 जेलों के अंदर रखा, 8 बारी बेल रिजेक्ट करने के बाद भी मैं बाहर आया मैम। जिन आदमियों का शूट आउट मेरे ऊपर लगा, एक के ऊपर 18 केसेस चल रहे हैं, दूसरे के ऊपर 12 केसेस चल रहे हैं। अरे तुम ईमानदार थे तो हो सकता है यार कि तुम पहले उसको अंदर कर देते ना। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर लक्की बिष्ट, भारत के अपने जेम्स बॉन्ड। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा संभाली, देश के लिए खतरनाक स्नाइपर मिशन पूरे किए और 2009 में बेस्ट एनएसजी कमांडो का सम्मान पाया। पर असली कहानी यूनिफॉर्म के पीछे छुपी है। स्पाइज, हनी ट्रैप्स और रॉ की सीक्रेट पावर्स। आप जानेंगे वो कौन से टैक्टिक्स हैं जो एक सीक्रेट एजेंसी इस्तेमाल करती है एक एनिमी कंट्री को बर्बाद करने के लिए एंड मेक दैट कंट्री नील डाउन। सो लेट्स बिगिन। एक बारी इंडियन आर्मी के एक रेजिमेंट के अंदर कैरम खेल रहे थे तो कुछ इंसर्जेंट आए, निहत्ते सोल्जर के ऊपर फायर किया। हमारे 4-5 सोल्जर शहीद हो गए। 100% हमारे को एविडेंस मिल चुके हैं कि इस आदमी ने ऑर्डर्स दिए थे फायर करने के। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इनके साथ हमारा सीज फायर चल रहा है, आप इसको टच नहीं करोगे। इजराइल दुनिया में आज जैसे जाना जाता है, इजराइल अटैकिंग के लिए ही जाना जाता है मैम। वो सीधे एक ही बोलते हैं, अगर आपने हमें छेड़ा, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा सबको मारेंगे, कहेंगे डीएनए खराब है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कह सकते कि मैं अपनी RNW को 100% जानता हूँ। आपने नेपाल के बारे में पहले से बताया था कि ये होएगा। जब पूरे देश की जनता रोड के ऊपर आती है मैम, तो तब देश की सरकार गिरती है। उन सबको रोड पर लाने तक का काम होता है कि एजेंसी एक स्पाई का। हनी ट्रैप कैसे सेटअप करते हैं? आप रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करते हैं? जेल के अंदर आपको क्या लगा? नमस्ते, इतनी एक्साइटेड हूँ मैं। आई थिंक मेरे पास एक प्रिविलेज है, ग्रैटिट्यूड है कि आई एम एक्चुअली सिटिंग विद द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। आप यू आर द वर्ल्ड्स टॉप 200 स्नाइपर्स। आई थिंक द फर्स्ट इंडियन जो इस लिस्ट में आया है। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज कॉन्वर्सेशन में टू टॉक अबाउट आपके एक्सपीरियंसेस, आपके स्टोरीज़, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक टू गेट इनटू द माइंड of a spy, of a sniper, and to use that mind and उसकी जो secrets हैं to unlock those, कि कैसे हम आपकी learning को अपनी life में apply कर सकते हैं, आपसे कैसे सीख सकते हैं। हाँ मैम, सबसे पहले थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके और इस पॉडकास्ट में बात करके। तो मैम देखो, बहुत जगह भी हम लोगों ने, मैंने पॉडकास्ट में बात करी है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझे मतलब इंडियन आर्मी में जाना है, स्पेशल फोर्स ज्वाइन करना है, मुझे एक स्पाई बनना है, मुझे एक स्नैपर बनना है। तो सबसे पहले क्या है मैम, लाइफ की पहली चीज़ कि अगर कोई मुझसे पूछे कि यार इन सब में एक सिविलियन में क्या फ़र्क है, एक जो सिविलियन ही हो गए, आम लोग सिविलियंस हैं, और जैसे एक आदमी बेल्ट पहनता है तो एक आर्मड फोर्स का बंदा। मैम इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है डिसिप्लिन का। जी, डिसिप्लिन सबसे पहली चीज़, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अगर एक सिविल लाइफ में और एक स्पाई की लाइफ में, एक बेस्ट स्नैपर की लाइफ में, ओनली डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल के लिए मैम, एक आज किसी का परिवार है, किसी का घर है, तो एक परिवार में एक बाप के 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं। आज आपने देखा होगा यार, उसके तीनों बेटे अलग रह रहे हैं मैम। एक अपनी वाइफ के साथ उधर रह रहा है, एक अपनी वाइफ के साथ इधर रह रहा है, जबकि स्टार्टिंग से वो एक घर में थे। तो मैं कह रहा हूँ कि आज एक घर का डिसिप्लिन क्या है कि एक फादर अपने 3 बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना, 3 बच्चे उसकी कमांड पर काम नहीं कर रहे हैं। तो दुनिया की आर्मी क्या है मैम कि एक कमांडर सामने खड़ा होता है और 15 लाख की आर्मी खड़ी होगी। अगर कमांडर ने बोल दिया कि सावधान खड़े रहो, चाहे दुनिया में तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आदमी सावधान रहेगा। यही डिसिप्लिन है, दोनों में ये फ़र्क है मैम। तो दुनिया की कोई भी फोर्स चलती है या दुनिया का कोई भी बेस्ट स्पाई, वो डिसिप्लिन, तो ये मेजर फ़र्क है। तो हर एक आम इंसान को भी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया के स्पाई बनो या दुनिया में आप आर्मड फोर्स ज्वाइन करो, लेकिन डिसिप्लिन लाना चाहिए मैम लाइफ के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन को आज से ही अपनी लाइफ में लाना शुरू करो मैम। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट लकी जी। एंड आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हम ना अपने इतना दिमाग में घूम जाते हैं, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एट सम लेवल हमारा माइंड हमारे को एक्सक्यूजेस देता है, अब तो मैं थक गया हूँ,
अच्छा ये जॉब क्यों करें, जॉब में तो पैसे नहीं मिलते, कोई काम कर रहा है सबको लगता है नहीं नहीं आई तो डिज़र्व बेटर, मुझे तो बेटर होना चाहिए। रिलेशनशिप में होता है कि नहीं यू नो आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई नीड। तो ये हमारा माइंड हमारे साथ गेम्स खेलते रहता है और हमारे डिसिप्लिन को ब्रेक करता रहता है। एंड आई थिंक दैट मे बी इज़ द डिफरेंस बिटवीन समवन जो एक्चुअली सक्सेसफुल है जो नहीं मीट कर पाता अपनी नीड और रिक्वायरमेंट को। नहीं मैम, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मैम एक्चुअली क्या है, देखिए जो रियल में वर्क कर रहा होगा, जो रियल में हार्ड वर्क होगा, उसके पास सोचने के लिए टाइम नहीं है मैम। देखो सोचता कौन आदमी है मैम, जिसके पास टाइम होगा। अगर सपोज करो कि मेरे पास टाइम है और मैं 2-3 घंटे 4 घंटे बैठा हूँ, तभी तो मैं सोचना शुरू करूंगा ना मैम कि यार मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता था, मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ, या मैं इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं इस समय फ्री हूँ मैम। लेकिन रियल में जो आदमी वर्क कर रहा है ना मैम, उसके पास तो टाइम ही नहीं है सोचने का। वो अपने वर्क में इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है कि उसके पास, मैं मानता हूँ कि रेस्ट के लिए भी टाइम नहीं होगा मैम। तो दोनों चीज़ में फ़र्क है। आप लाइफ में काम करते जाओ, आप रियल में मेहनत कर रहे हो ना, आप अपने गोल तक पहुंचोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको लगेगा यार मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया, आपको खुद शौक होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैम दुनिया का कोई भी आदमी, देखो 2 ही सिद्धांत है मैम लाइफ के अंदर, 2 तरह के ही गोल चलते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। या तो एक इंसान जो होगा वो सोचेगा कि मुझे लाइफ के अंदर वो गोल अचीव करना है, पहला थ्योरी पर इस सिद्धांत पर चलता है एक आदमी कि मुझे वहां पहुंचना है। एक दूसरा आदमी होता है मैं, वो बोलता है कि मैं लाइफ में जहां भी पहुंचूंगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा। दूसरे से तीसरा सिद्धांत है ही नहीं दुनिया में। तो आप किस सिद्धांत को फॉलो करते हो? आप कहते हो यार नहीं मुझे वहां पहुंचना है, आपने पहले अपना गोल चुन लिया, या आप कहते हो कि जिंदगी में मैं जहां पर भी पहुंचूंगा वो मेरे लिए बेस्ट गोल होगा? मैम लाइफ में 2 ही चीज़ें हैं मैम, कोई मतलब महाभारत नहीं है कि आपको क्या सोचना है। एंड ब्यूटीफुल राइट। एंड जो भी आप चूज कर रहे हो उस पे खुश हो। बिल्कुल मैम, या तो अपना गोल को फॉलो करो, नहीं तो जहाँ आपको लाइफ ले वो जा वो रही है बेस्ट वहाँ है, पे भी खुश वो हो। बेस्ट है मैम, है ना, वहाँ पे बिल्कुल खुश रहो, वहाँ पे खुश लेकिन रहो। बीच में कोई रास्ता नहीं रास्ता है। कोई नहीं है, तीसरा तो है ही नहीं ना मैम। तो लोग तीसरे में ही उलझे पड़े हैं आज के टाइम में। जी। और आज का है क्या मैम, लोग खुद से इतनी प्रॉब्लम नहीं है उनको जितना दूसरे। एक आदमी को मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक आदमी को आप 50,000 सैलरी दो, वो बहुत खुश है, हैप्पी लाइफ। जैसे उसको ये पता चलता है कि सामने वाले की 1 लाख सैलरी है, तो उस दिन से उसका दिमाग खराब होना शुरू होता है मैम। जी। वो 50 में बहुत बढ़िया तरीके से रह रहा था, अब उसको प्रॉब्लम है, उसको 1 लाख मिल रही है, वो अपने अंदर देखता है मैं तो इससे बेटर हूँ। प्रॉब्लम्स यही होती है मैम। और वो ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है, वर्क चालू हो जाता है। सो ग्रेट। आई थिंक जो मैंने ऑलरेडी लर्निंग्स ले ली है इस पॉडकास्ट के, इस फर्स्ट डिसिप्लिन रहो, एक स्केड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो। दूसरा इतना काम करो कि टाइम ही नहीं होना चाहिए, ही नहीं होना कि भैया दिमाग कहीं जाए, कुछ ना जाए। थर्ड जो आपने बोला कि लाइफ में केवल 2 चीज़ें हैं, या तो गोल पे जाओ उसके लिए मेहनत करो, या जहाँ लाइफ ले जा रही है उसमें हैप्पी रहो, खुश खुश रहो। रहो। अगर आप कहीं पे भी और हो तो वो फिर वो It's फितूर a है, problem. वो गलत है, वो It's a आपकी प्रॉब्लम है problem. फिर। You know, I want to start with your journey as a sniper, Lucky जी। हमने बहुत बात की है कि स्नाइपर में प्रेपरेशन चाहिए होती है, सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती है। यू आर अ फैंटास्टिक स्नाइपर। आई वांट टू नो अबाउट दैट माइंडसेट कि एक्चुअली अगर यू बीन इन एन ऑपरेशन, यू नो यू शॉट समवन, तो आपके माइंड में क्या चलता है? एंड यू नो दैट फीलिंग कि मैंने किसी की लाइफ ली है, उसका गिल्ट, उसका पेन, वो थॉट रहता है आपके माइंड में। लाइक हाउ डू यू स्लीप विद दैट? आपके दिमाग में क्या चलता है? मैम एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले अगर आप यूट्यूब में सर्च करो मैम, तो मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि आपको स्नैपर पर वीडियो, अगर कोई आदमी इन्फॉर्मेशन वीडियो दे रहा है तो आपको यूट्यूब हिस्ट्री में एक भी वीडियो नहीं मिलेगा मैम। आपको मूवीज़ मिल सकती हैं, आप अमेरिकन स्नैपर, दुनिया भर की स्नैपर मूवी है, लेकिन किसी आदमी को ये बोलो कि मुझे आधे घंटे की इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए सिर्फ स्नैपर के पर, तो मैंने भी सर्च किया मैम, एक भी वीडियो नहीं है पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में। एक्चुअली क्या है मैम कि जो भी लोग लाइफ में स्नैपर रहे हैं लाइफ में, वो अपने कामों से कभी वो आए नहीं यूट्यूब तक। तो दूसरी चीज़, सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ बताऊंगा तो शायद ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि एक आम आदमी और एक स्नैपर में कितना फ़र्क है मैम। देखिए दुनिया की कोई भी आर्मी हो, मैं इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर आर्मी मैम, उनका सिर्फ एक ही मोटो होता है मैम। उनका मोटो होता है 1 बुलेट 1 एनिमी, एक गोली 1 दुश्मन। ये हर सोल्जर का एक ही मोटो है कि एक गोली से मुझे 1 दुश्मन मारना है। ये मोटो एक सोल्जर का है दुनिया में। लेकिन जब एक स्नैपर बनता है दुनिया में, ये ज़रूरी नहीं है कि स्नैपर सिर्फ आर्मी का ही होगा, स्नैपर अलग प्राइवेट आर्मी के भी स्नैपर्स होते हैं मैम, मिलिटेंट्स में भी अपने स्नैपर्स होते हैं। तो इनका मोटो क्या होता है मैम? इनका मोटो नहीं होता 1 बुलेट 1 एनिमी, इनका मोटो होता है 1 बुलेट 1 कमांडर, 1 बुलेट 1 लीडर। Okay. मतलब इनका मकसद है कि इनको भीड़ नहीं मारनी मैम। अगर सपोज करो कि 10 लोग आ रहे हैं, 10 मिलिटेंट आ रहे हैं,
तो एक स्नैपर का मोटो होता है कि एक गोली एक कमांडर जो उनका लीडर है वो कहता है कि लीडर को मार दो तो सब खत्म। उसका मकसद ही होता है लीडर को मारो तो प्लानिंग खत्म है। अगर आप दुनिया के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को मारोगे कुछ दिन तो खत्म हो जाएगी ना प्लानिंग। तो स्नैपर का पहले तो मोटो चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग हैं कि मैं थोड़ा सा समझाऊंगा तो उनको पता चल जाएगा कि कितना टफ होता है। स्नैपर के लिए मैम आदमी मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब लोगों को लगेगा यार कि हम तो सभी फिजिकली स्ट्रांग हैं, हम 5-5 घंटे जिम करते हैं। जो आदमी 5 घंटे जिम करता है, अब उसको ये बोलना कि तुझे 2 दिन तक सिर्फ इस पोजीशन में रहना है, तो उसको पता चल जाएगा वो कितना स्ट्रांग है मैम। उसको समझ में आ जाएगा कि 5 घंटे जिम करना और 2 दिन तक किसी जगह पर इस पोजीशन में रहना, तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि तुम कितने फिजिकली स्ट्रांग हो। तो 3-3 दिन तक एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर रहना पड़ता है, तो आदमी कितना फिजिकल स्ट्रांग चाहिए मैम, कितना मजबूत चाहिए। और क्या है, अगर सपोज करो मैं अभी पोजीशन लेके बैठा हूँ तो हो सकता है 3-4 घंटे तक मुझे दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना मैम, पेन होना शुरू होता है, बॉडी अकड़ेगी, पेन होना शुरू होगा और आप मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आप दुश्मन के एरिया में हो। आपने कैमोफ्लाइज कंसीलमेंट जरूर किया हुआ है, लेकिन आप हो सकता है कोई सैटेलाइट आपको ट्रैक कर ले, तो खुद आप क्या हो जाओगे, एनिमी का खुद ही शिकार हो जाओगे मैम, पहली चीज़। दूसरा क्या है मैम कि फायरिंग करते समय हज़ारों चीज़ें ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता होगा यार कि ट्रिगर दबाया और गोली मार दी, पिक्चरों में हमने देखा कि टेलीस्कोप को सेट किया। मैम एक नॉर्मल इंसान होता है, उसका जो हार्ट बीट है वो लगभग 65 से लेकर 100 तक धड़कता है 1 मिनट के अंदर, कैलकुलेशन में नॉर्मल। हो सकता है किसी का कम भी, कोई ज़्यादा भी जो है, लेकिन नॉर्मल। एक जो नॉर्मल आदमी है मैम, वो जब सांस लेता है तो 12 से 20 बारी 1 मिनट के अंदर नॉर्मल इंसान सांस लेता है, अगर भाग दौड़ नहीं कर रहा हो। लेकिन एक स्नैपर के लिए क्या होता है मैम, जब वो पोजीशन में होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, देखो सांस में रोक लूँगा मैम, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मुझे बोलो यार कि 1 मिनट के लिए 40 सेकंड के लिए सांस रोकना है, मैं रोक लूँगा। लेकिन मैं कैसे अपनी दिल की धड़कनों को 60 से नीचे लेके आऊँगा मैम, ये बहुत बड़ा उसके लिए, क्योंकि मुझे अपनी जो मेरी हार्ट बीट है उसको 1 मिनट के अंदर 60 से नीचे लाना है। वो क्यों लाना है 60 से नीचे? सपोज करो कि मैं एक दिन कहीं पर बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता मेरा एनिमी कब आएगा मैम, ऐसा तो किसी ने बताया नहीं यार तेरा एनिमी इतने बजे आएगा। अगर ऐसा ही पता होता तो हम उसी टाइम जाते ना। हमारे को ये बोल देते हैं कि यहाँ से तेरा एनिमी कभी भी आ सकता है भाई, कभी भी का मतलब वो अभी भी आ सकता है और 3 दिन के बाद भी आ सकता है। तो 3 दिन तक आदमी की पलक नहीं झपकती मैम, पहली चीज़ तो कि कब उसका एनिमी आएगा, और एनिमी आएगा तो सिर्फ 5-6 सेकंड के लिए ही नजर आएगा मैम। वो हो सकता है किसी गाड़ी के अंदर आ रहा हो, किसी में आ रहा हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने पोजीशन ले रखी है तो आपके लिए खड़ा रहेगा, वो तो चंद सेकंड के लिए आएगा और 10-12 सेकंड में चला जाएगा। तो ये 10-12 सेकंड अगर आपने उसको किल नहीं किया तो लाइफ में वो कभी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब वो सपोज करो एकदम से हमारे सामने आ गया और आते समय हमारी दिल की धड़कन 70-80 के हिसाब से चल रही है मैम। जब भी मैं ट्रिगर दबाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी टाइम मेरी दिल की धड़कन भी, हार्ट बीट हुआ, तो हल्का सा हार्ट बीट कहने का मतलब है कि जब भी मेरी गोली बैरल से निकलेगी, राइफल के बैरल से निकलेगी, तो 1 mm की गलती, 1 mm कितना हुआ मैम आप सोचो ना, 1 mm एक बाल के जितना, तो अगर इसमें भी गलती हुई और सपोज करो कि मेरा टारगेट 500 मीटर दूर पर है, तो मेरी जो गोली है मैम वो 1 मीटर दूर चली जाएगी। मतलब एक आदमी का सर इतना सा है मैम, सपोज करो कि 15x8 का सर है, लेकिन मेरी जो गोली है वो कितना 1 मीटर दूर चली जाएगी 1 mm की गलती होने में। तो एक स्नैपर के लिए इतना टफ है मैम, हार्ट बीट, मतलब एक हार्ट बीट की वजह से मेरी गोली क्या होगी मैम, उसके सर को छोड़ के 1 मीटर इधर चली जाएगी, 1 मीटर तो कम, और मेरे एनिमी को पता चल जाएगा कि वो टारगेट है, वो जिंदगी में फिर उसको कभी मार नहीं पाओगे मैम। तो लगता ईजी है, उसके लिए बहुत टफ इस चीज़ की प्रैक्टिस मैम, कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको हर मौसम के अंदर रहना है, कैसे आपको अपनी हार्ट बीट को 60 से नीचे लेके आना है, ठीक है, कैसे आपको 2-2, 3-3 दिन तक बिल्कुल पल के झपकाए बिना रहना है। तो तभी आपको मतलब आप एक दुनिया के अच्छे स्नैपरों में गिनती आपकी होगी मैम। लकी जी, आई मीन दिस इज़ फैसिनेटिंग। तो बेसिकली 3 दिन में योर, मतलब मैं बॉक्सिंग का एग्जांपल देती हूँ, थोड़ी बहुत बॉक्सिंग की है मैंने, तो उसमें 3 मिनट का मैम, वो 3 साल जैसा लगता है का एक वो बाउट शॉपिंग का एक वो होता है, और पूरी बॉडी एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होती है। और 3 मिनट के बाद मतलब खड़ा नहीं हो जाता है, क्योंकि बॉडी में इतना मतलब एनर्जी, एड्रेनलिन होता है। 3 दिन तक अपनी बॉडी को ऐसे रखना, इसमें ये फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, इसमें आप मतलब
जस्ट बेसिक लाइक टॉयलेट जाएंगे नहीं जाएंगे, आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना कैसे करते हैं? मैम एक्चुअली देखिए क्या होता है, जब जो वहाँ पर 3 दिन में पोजीशन ली होगी वो डेफिनेटली एक स्नैपर होगा, लेकिन ये बनने के लिए आदमी मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है। कैसे? जब भी एक स्नैपर को तैयार किया जाता है मैम, तो ये लगा लो 40 किलोमीटर की रनिंग होती है मैम, 40 किलोमीटर रनिंग, और बॉडी में कम से कम 25 से 30 केजी का वेट होगा मैम। 40 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ना, या पैदल नहीं चलना है मैम, आपको दौड़ना है 40 किलोमीटर तक, और आपके शरीर में 30 केजी वेट। और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाने के बाद आपको अगले दिन रेस्ट दिया, आपको 1 घंटे के रेस्ट के बाद दूसरी एक्सरसाइज, तो पहले आपको इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है। एक्चुअली ट्रेनिंग क्या है मैम? ट्रेनिंग दुनिया में यही है कि आपको आपकी ताकत दिखाना। अगर मैं बोलूँ कि दुनिया में कोई भी ट्रेनिंग हो, सपोज करो कि अगर मुझे 40 किलोमीटर मैंने दौड़ा है 30 केजी वेट लेकर, तो मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर या मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इसलिए दौड़ाया क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि लक्की बिस्ट, तेरे में ताकत है 40 किलोमीटर दौड़ने की। उन्होंने मुझे शक्ति बताई है। अगर आप एक नॉर्मल सिविल आदमी से पूछो कि यार तू 20 किलोमीटर दौड़ेगा, बोले यार कैसे दौड़ूंगा, क्योंकि उसने दौड़ा नहीं है ना मैम। जिस दिन वो कभी 20 किलोमीटर दौड़ ले, बोले हाँ दौड़ लूंगा। हम जीवन में वही काम कर सकते हैं मैम जो हमने किया हो ट्रेनिंग में। अगर आप मुझे अभी बोलो यार किसी आदमी का ऑपरेशन करना है डॉक्टर, मैं बोलूँगा मैम मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया ना मैम। वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा महाभारत है, मैं तो टच भी नहीं होगा मुझसे, क्योंकि मेरी चीज़ नहीं है मैम वो। तो लाइफ के अंदर दुनिया में अगर आपने कुछ भी बनना है, अगर आपने एक कमांडो बनना है, आपने एक स्नैपर बनना है, आपने एक बॉम्ब एक्सपर्ट बनना है, तो डेफिनेटली वो ट्रेनिंग होगी मैम उसकी। और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मेंटली कैसे कि आपको इतना परेशान कर दिया जाएगा मैम स्टार्टिंग में ही, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आप छोड़ छाड़ के चले जाओगे मैम। आप इतना इरिटेट हो जाओगे, आपको बोलेंगे कि एक काम, आपको मतलब ये लगा लो कि 24 घंटे में आपको सिर्फ 2 घंटे सोने के लिए देंगे, वो आप इरिटेट हो जाओ। लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्टर देख लेते हैं कि आप में दम है रुकने का, आपने झेल लिए 10-12 दिन, तो ये लड़का झेल लेगा, नहीं तो निकल जाएगा, वो झेल ही नहीं पाएगा मैम। तो ट्रेनिंग में ऑलरेडी आपको ऐसे तो कैसे तंग करते हैं मैम ट्रेनिंग ट्रेनिंग में? के अंदर जो कैसे तंग करेंगे, अभी हम एग्जांपल के लिए बताते हैं। अभी आप आए 40 किलोमीटर दौड़ के, 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए? एज ए रेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ रेस्ट नहीं करवाएंगे, बोलेंगे नो 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 नो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद कहेंगे एक काम करो, डिप्स लगाना शुरू कर दो। मैम आप तो वैसे ही थके हुए हो पहले ही। अब जब थके हुए हो तो आप पुशअप लगाना शुरू कर दिए। अब पुशअप में भी क्या हो जाएगा, आदमी इतना थक रखा है मैम, तो चेस्ट तो जमीन में टिकी जाएगी। जैसे पुशअप लगा रहे हैं, चेस्ट जमीन में टिक गई, इंस्ट्रक्टर का चेस्ट जमीन में नहीं लगाना, फिर हम कितनी भी कोशिश कर लो मैम, ताकत नहीं है ना बॉडी में, 40 किलोमीटर दौड़ के आ रखे हैं। तो इंस्ट्रक्टर दोबारा बोलेगा भाई चेस्ट जमीन में नहीं लगनी चाहिए, फिर बोला देखो इसने लगा दिया, नंबर होते हैं एग्जाम्पल के लिए, सपोज करो चेस्ट नंबर जो भी हुआ, चेस्ट नंबर 10 ने दोबारा क्या कर दिया, जमीन में लगाया। तो इंस्ट्रक्टर बोलेगा चलो ठीक है, तुम सबके लिए छूट है, तुम चेस्ट लगा सकते हो, सब खुश हो इस बात से? तो लोग बोलेंगे हाँ यार खुश है, चेस्ट जमीन में लगा सकते हैं। अब वो मैम आपसे 1000 सिटअप लगाएगा। अब 1000 आप चेस्ट लगाओ, आपके हाथ में इतनी ताकत तो हो कि अपनी बॉडी को ऊपर लेकर आओ। अगर कोई आदमी बोले कि यार मैं चेस्ट में बार बार पुशअप करते समय चेस्ट लगाऊंगा, और मैं उसको बोलूँ भाई तू 1000 पुशअप लगा के दिखा, मैम जब वो 100, 200, 300 क्रॉस करेगा तो उसकी हिम्मत नहीं होगी ऊपर को बॉडी लाने की। अब वो इंस्ट्रक्टर कहेगा भाई ऊपर लेकर आ करके। तो ये होता है मैम एक तरीके से आदमी का मेंटली चेक करना कितना। जब वो सपोज करो हुआ, अब आपको लग रहा होगा कि यार आप बचे हुए टाइम में क्या है कि आपका रेस्ट टाइम है, सपोज करो कि घड़ी में भी टाइम हो रहा है अपना 1:15 बजने एग्जाम्पल के लिए, तो आपको पता है कि 1:15 बजे इंस्ट्रक्टर ने छोड़ना है, क्योंकि आपने क्या करना है 2 बजे दूसरी क्लास में जाना है। तो इंस्ट्रक्टर आपको छोड़ेगा नहीं मैम, आपको खड़ा करके रखेगा और फालतू की बातें करेगा चीज़ें कि भाई तुमने डिसिप्लिन, आप इतनी इरिटेट, आपका मन करेगा उसको मारो करके, क्योंकि मेंटली अरे आपको पता है मेरा रेस्ट का टाइम है, क्योंकि इस टाइम लिखा हुआ है बोर्ड पर कि आप जाके रेस्ट करो 15-20 मिनट का, ताकि अगली क्लास में हो। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर बोलेगा कि कल भी तुम लेट आए थे, ये आदमी देखो कितनी गलती करता रहे, आपको आपका मैम आप समझ रहे हैं मेंटली, आपका आएगा कि उससे उसको मारो, यही चेक करते हैं मैम वो लोग। और लास्ट में जब कहेंगे ओह मैं भूल गया तुम्हारी तो अगली क्लास है करके, बोलेगा तुमने बताया नहीं अगली क्लास है। तो आपको जब आपको पता है कि इनको सिर्फ रूम पर जाके ड्रेस चेंज करके आने जाने में 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट पहले भी नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ेगा कम से कम 5-6 मिनट पहले। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाओगे मैम, फिर अगले आपको वहाँ पनिशमेंट होनी है। तो ये चेक करना, आप वहाँ जाके, तो वहाँ का इंस्ट्रक्टर पहले वेट कर रहा होगा, बोलेगा तुम 5 मिनट लेट हो, तो आप ये बोल नहीं सकते कि उन इंस्ट्रक्टर ने नहीं छोड़ा, वहाँ तो शिकायत करना ही नहीं है मैम, अलाउड ही नहीं है ना शिकायत करना। तो फिर वहाँ पर आपको पहले से पनिशमेंट तैयार है मैम, मतलब आपको फिर वहाँ पर फ्रंट रूल, बैक रूल, वो टच, मतलब आपको लगेगा कि आज ही पेपर लाओ, मुझे नहीं करनी नौकरी, मुझे अपने घर जाना है।
तो इस कदर तोड़ देते हैं मैम इंसान को। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर उस ट्रेनिंग के अंदर 10,000 लोग गए ना मैम, तो उस 10,000 में से 30-32 ही रह जाते हैं मैम, बाकी सब आउट हो जाते हैं। ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक जो आपने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बोली ना लकी जी, इज ट्रेनिंग आपकी सुपर पावर को अनलॉक करता है। डेफिनेटली मैम। हम सबके अंदर वो पावर है। अगर कोई भाग सकता है, कोई मैराथन भाग सकता है, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। बट आई थिंक उनको ट्रेनिंग ट्रेनिंग अपने निकालती है आपको, और वो आपको दिखाती है कि हाँ आप कर सकते हो। कर सकते हो मैम, वो आपको बिलीव करवाती है जी। कि दुनिया का हर आदमी कर सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैम ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर सकता। उसको आप भरोसा कैसे दिलाओगे मैम? भरोसा तभी दिलाओगे जब वो एक बारी कर लेगा ना मैम, तो उसको यकीन हो जाएगा मैं कर सकता हूँ करके। वो यकीन दिलाना बहुत जरूरी है, उस यकीन दिलाने को ही हम ट्रेनिंग कहते हैं मैम। इट्स ब्यूटीफुल। पिछले आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप बैठे हुए हो स्नाइपर, यू हैव अ टारगेट एंड आपने मिस किया हो, या आफ्टर डेज ऑफ ट्रेनिंग, कि आपने किसी को ट्रैक किया है लेकिन वो मिस हो गया, या यू weren't एबल टू गेट योर टारगेट? ऐसी कोई स्टोरी हुई है मैम आपके देखो, साथ? एक्चुअली क्या होता है कि जो मेरे इंस्ट्रक्टर हैं, मेरे सीनियर हैं, उनकी बात में हमेशा एक चीज़ अच्छी रहती थी। वो मेरे सीनियर बोला करते थे, यार वॉर तो हम हर रोज़ करते हैं, चाहे आज आप मुझे कहीं भी ऑपरेशन के लिए भेज दो, ये मेरे लिए नया नहीं है। क्योंकि आज जो ऑपरेशन में मुझे तकलीफ मिलने वाली है, इससे ज़्यादा तकलीफ तो मैं हर रोज़ अपनी ट्रेनिंग में सहन करता हूँ। ये सिर्फ एक नॉर्मल है, क्योंकि आज मैं ऑपरेशन में जाऊँगा, सपोज करो मुझे वहाँ 5-6 किलोमीटर दौड़ना भी होगा, जंगल में रहना भी होगा, यार इससे ज़्यादा मैं हर रोज़ करता हूँ। मतलब एक इंसान क्या होता है मैम, उसको इतना तैयार कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर कि उसको आप दुनिया के किसी भी वॉर में, किसी भी ऑपरेशन में भेजो तो वो डेफिनेटली उसके लिए बहुत ईजी होगा वो। क्योंकि जो आज लगता है, सपोज करो आपने ताज में देखा मैम, सब लोगों ने 26/11 ताज के अंदर देखा कि कैसे NSG 51 SAG कैसे हेप्टर से नीचे उतरी स्लैडिंग करके, लोगों को लगा ये क्या, मतलब ऊपर से। भाई ये रोज करते हैं वो लोग, आपके लिए एक नई चीज़ है, लेकिन वो हर रोज उनका यही काम है। उस दिन तो और भी इजी था, उस दिन तो बिल्कुल मतलब नॉर्मली तरीके से वो लोग आए और हेलीकॉप्टर से बिल्कुल नीचे की तरफ उतर गए। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो इतने थके होते हैं कि उनका हाथ भी नहीं पकड़ा जाता है, तो उनका वो डेली का काम है मैम। तो जैसे मिस होना, तो मिस तो नहीं कहूँगा मैं। एक्चुअली क्या हुआ मैम, जब मैं पहली बार ऑपरेशंस में गया तो मैंने अपनी जिस जगह पर पोजीशन ली हुई थी, और मेरे को टारगेट पहले से पता था कि मेरे सीनियर ने मुझे टारगेट एक कौन से डिग्री पर, कितनी दूरी पर मेरा टारगेट है वो बताया। तो जब भी मैं फायरिंग प्रैक्टिस में हम लोग करते थे मैम, फायरिंग में हमारा एक ही चीज़ होता था कि हेड शूट। एक्चुअली क्या है कि ट्रेनिंग ग्राउंड है मैम, लेकिन आज मैं रियल वॉर जोन पर आ रखा हूँ मैम, रियल ऑपरेशन ग्राउंड पर आ रखा हूँ। यहाँ पर धरती और आसमान का फ़र्क है मैम। यहाँ पर क्या है कि एक गलती, अगर मैं एक गलती करूँगा, मैंने आपको बोला कि वो जिस आदमी को मुझे शूट आउट करना है या जिसको मुझे किल करना है, वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा मैम, क्योंकि वो अलर्ट हो जाएगा ना मैम। उसको पता है कि आज स्पेशल फोर्स या सीक्रेट सर्विस मेरे इतने नज़दीक तक पहुँच चुकी है, तो उसको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जहाँ पर भी मैंने पोजीशन ली थी मैम, तो पोजीशन लेने के बाद मेरा आर्क ऑफ फायर भी बिल्कुल क्लियर था। ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि मौसम ख़राब था, मौसम भी बिल्कुल क्लियर था, और मुझे मेरा टारगेट भी नज़र आ रहा था ईजिली तरीके से, और इतना मूवमेंट भी नहीं था टारगेट का। वो एक नॉर्मल तरीके से बांस के कुछ चीज़ें बनी हुई थी, छज्जा टाइप, उस पर आराम से बैठा हुआ था मैम। जब मैंने पोजीशन ली तो आप इतना फ़र्क होता है ग्राउंड के अंदर और रियल पर। जब हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में करते थे ना मैम, तो हम लोग पैसों में शर्त लगाते थे कि यार देख, हम 5 सेंटीमीटर का ग्रुप मारूंगा। 5 सेंटीमीटर मतलब एक छोटा सा स्केल में। मैं बोलता था मुझे तू 5 गोलियां दे, और मेरी पांचों की पांचों गोलियां कहाँ लगेंगी, हेड में लगेंगी, 5 सेंटीमीटर में लगेंगी, और लगते हैं मैम नॉर्मल। लेकिन जब मैंने पहली बार पोजीशन लिया मैम, तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, तो मैंने उसका सर का पोजीशन हटा दिया मैम। मुझे खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहा कि यार नहीं यार, मैंने कहा कि सर साला मिस ना हो जाए, बहुत छोटा सा सर है। जो सर मुझे बहुत बड़ा नज़र आता था, आज मुझे बहुत छोटा सा नज़र आ रहा हो। तो मैंने क्या किया, सर का पोजीशन को थोड़ा सा नीचे ला के पीठ पर, हाथ पर लिया है मैं पीठ पर। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो लगेगी। तो जहाँ मैं सर पर मार सकता था मैम, मैंने हल्का सा क्या किया, नीचे लाया और एक ट्रिगर दबाया। तो माइक्रो सेकंड के अंदर मुझे कुछ हरकत नज़र नहीं आई, तो मुझे बहुत बुरा लगा यार। मैंने कहा ये क्या यार, मेरी गोली वॉश आउट हो गई। तो चंद सेकंड के अंदर मैं क्या देखता हूँ, वो आदमी ज़मीन में गिर जाता है वहाँ से, और मुझे लगा कि यार लग गई। तो इतना फ़र्क होता है कि जब आप रियल ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन करते हो और टारगेट के ऊपर, वहाँ पर आप इसको आप मैम कॉन्फिडेंस कह लो या कुछ भी कह लो, या आप प्रेशर कह लो, आदमी इतना प्रेशर में आता है कि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होता है मैम। ये मेरे साथ ही नहीं होगा, दुनिया के हर आदमी के साथ होगा मैम। No, and what I love this जो आप बोल रहे हैं, right? It's the risk
टेकिंग एबिलिटी? देखिए क्योंकि वहाँ मैम एक्चुअली क्या है ना मैम, देखिए हम बहुत ऑपरेशन करते हैं। जी। मतलब मैं ये बोलूँ कि मेरे सीनियर हो या मेरे जूनियर आज भी वो दुनिया में बहुत ऑपरेशन कर रहे हैं। ये देश की जनता पता है क्या मैम, भारतीय सेना मैम 365 दिन ऑपरेशन करती है मैम। वो हर रोज सक्सेस ऑपरेशन करती है। हमारी सीक्रेट सर्विस हर रोज ऐसी इंफॉर्मेशन ला के देती है इस देश को कि हम लोग सेफ हैं, लेकिन उसको कभी कोई नहीं बोलते और ना ही कभी बताया जाता है। लेकिन इस देश में आप एक इंफॉर्मेशन आपसे एक मिस हो जाए, गलती से आपसे कोई टेररिस्ट छूट जाए, तो पूरी जनता रोड पर आ जाती है कि देश क्या कर रहा है मैम। तो आपके 364 जो आपने सफल ऑपरेशन करें उसको कभी याद नहीं किया जाएगा। बस आप एक गलती करके देख लो मैम, उस गलती पर आपको हजारों चीज़ें बोल दी जाएंगी मैम कि उसकी प्रॉब्लम है। नहीं, जो आपने बोला ना इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, जब प्रेशर हाई होता है तो काफ़ी टाइम ये होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को 100% सक्सेस मिलेगा, राइट? ये बुलेट अगर सिर पे लगेगी तो 100% सक्सेस होगी, लेकिन उसकी रिस्क भी ज़्यादा है रिस्क क्योंकि वो ज़्यादा है छोटा है। अगर मैं बॉडी पे करूँगा तो तो लगेगी कहीं ना कहीं, लगेगी बिल्कुल, उस पर, लेकिन वो रिस्क भी कम है। बट आई थिंक लाइफ का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जिस चीज़ में आपकी रिस्क ज़्यादा होती है चांसेस ऑफ सक्सेस भी उतनी ज़्यादा होती है। जितनी आपकी रिस्क कम होती है उतनी आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस भी कम हो जाती है। बिल्कुल मैम। एंड आई थिंक आप ट्रेनिंग से अपने आप को ट्रेन कर सकते हो कि एक्चुअली आप वो रिस्क ले सको जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले। डेफिनेटली धीरे धीरे क्या होता है मैम, धीरे धीरे ग्राउंड एक्सपीरियंस आता है और एक टाइम ऐसा आता है कि सर के अलावा कुछ नहीं दिखता आदमी को। Really? तो देन ये धीरे धीरे इन वर्क के आ गए मैम। तो अब जब आप मतलब बाय द एंड ऑफ इट आपको केवल अपना एकलव्य की तरह केवल आपको आंख दिखती है। अब तो मतलब आप बोलने की सिर्फ आपको ये बोल रहे हो कि अब हमारे को सिर्फ ये देखकर बता देंगे कितने रेंज है। अब हमारे को टेलीस्कोप से देखने की भी ज़रूरत नहीं है मैम कि मेरा टारगेट मुझसे कितने की दूरी में है। अब मैं देख के मुझे डिवाइस विंड मेकर में भी नहीं देखना कि हवा की स्पीड क्या चल रही है। मैं बोल दूँगा हवा की स्पीड 5-7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो एक्सपीरियंस से आ जाता है मैम धीरे धीरे। और एक ऑपरेशन के लिए आप तैयारी क्या करते हो? आपके लिए टिपिकली एक यूजुअल ऑपरेशन में क्या आपकी प्रेपरेशन होएगी जाने से पहले? मैम देखो एक्चुअली क्या होता है कि डिपेंड करता है कि कभी भी ऑपरेशन डिपेंड करता है एनिमी के ऊपर मैम। आपका एनिमी कितना खतरनाक है, आपका एनिमी जितना पावरफुल होगा आपको उससे ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा मैम। कि अगर देश की कोई सीक्रेट सर्विस हो मैम, उसके लिए किसी गुंडे मोबाइल के लिए तो उसको तैयार नहीं करेंगे मैम। डेफिनेटली आपका जो एनिमी है वो भी दुनिया में किसी ना किसी मिलिट्री द्वारा ट्रेंड है मैम। वो भी मेरा जैसा ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि वो एक नॉर्मल गुंडा है कहीं का या कुछ है। तो वो भी डेफिनेटली हो सकता है कि मैं 20 हूँ 19 हो या वो 20 हो या मैं 19 हूँ, तो एक जैसे ही होते हैं दोनों। तो मैं भी उसके लिए एनिमी हूँ, मैं भी उसके लिए मिलिटेंट हूँ। तो आपका एनिमी, सबसे पहले तो हम अपने एनिमी के बारे में एनालाइज करते हैं कि हमारा एनिमी है कैसा। कि हम मतलब हमारे दुनिया में एक कहावत है मैम कि मैं जब तक अपने एनिमी को नहीं मार सकता जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं मैम। तो मुझे मेरे एनिमी को मारने से पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी पावरफुल चीज़ें क्या हैं, उसकी नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, ठीक है, उसका पावरफुल एरिया कौन सा है, ठीक है, वो कमज़ोर किस एरिया के अंदर आता है। कि सपोज़ करो कि मुझे पता है कि एक एनिमी है, एक सपोज़ करो एक इंसर्जेंट ग्रुप है उसका कोई भी एरिया कमांडर है और मुझे पता है गोरिल्ला वॉर के अंदर महारत हासिल है उसको, ठीक है। अब मेरे लिए जंगल में उसको टारगेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो भी गोरिल्ला वॉर करता है मैम। वो गोरिल्ला वॉर के अंदर महारत हासिल है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमारे भनक ना लग जाए आने की, उसको पता ना चल जाए। तो पता चला जिस ऑपरेशन को आप करने जा रहे हो आपके ऊपर काउंटर ऑपरेशन हो गया मैम। तो एनिमी का हमेशा क्या किया जाता है, हम लोग उसका पावरफुल एरिया से उसको हमेशा क्या करते हैं, कमज़ोर एरिया में लाने की सोचते हैं। पहले आप उसको उसके पावरफुल चीज़ से बाहर निकालो। दूसरा क्या है कि जिस जगह पर आप ऑपरेशन कर रहे हो उस ऑपरेशन के लिए मैम सबसे चीज़ सिविलियंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है मैम। कहीं आपके एक ऑपरेशन की वजह से किसी सिविलियन को तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। जिस जगह पर आप ऑपरेशन कर रहे हो इसके आसपास सिविलियंस की आबादी ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई भी बुलेट किसी सिविलियन को टारगेट कर सकता है। तीसरी चीज़ कि आप मौसम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम। अगर मेरे को मैं बोलूँगा कि मेरे लिए जितना ख़राब मौसम होगा मैम मेरे लिए उतना अच्छा है, बेटर है, मेरे लिए बेटर। दुनिया का ऑपरेशन जितना ख़राब मौसम होगा हमारे लिए सबसे बढ़िया ऑपरेशन का टाइम होता है। जैसे सपोज़ करो कि आज आंधी तूफान चल रही है तो मेरे लिए इससे अच्छा टाइम नहीं होगा मैम कि बरसात आ रही है आंधी तूफान आ रही है। ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है ऑपरेशन करने का, क्योंकि अब मैं जब मूवमेंट करूँगा मैम ना तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी ना मेरे जूतों की आवाज़ आएगी। अगर गलती से कोई पेड़ हेड़ की भी आवाज़ आई तो उस तूफान में मेरी आवाज़ दब जा रही है मैम, तो मेरे लिए खतरा कम है। मेरा जो एनिमी है वो मुझे वॉच नहीं कर पाएगा। तो ख़राब मौसम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम। जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना मुश्किल है ऑपरेशन करना मैम, उतना टफ होता है। कि हमेशा मतलब हम लोग चाहेंगे कि आप समझ गए होंगे जितना टफ मतलब नेचर रहेगा उतना मेरे लिए बेस्ट है मैम, मेरी सेफ के लिए।
लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि थोड़ी सी अगर हवा चल रही है तो आपकी लेकिन नहीं वो सेट करते हैं, नहीं वो एक्चुअली मैम ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली हमारे को करना पड़ता है कि हवा की स्पीड कितनी चल रही है। सपोज करो कि मेरा एनिमी इस जगह पर है मैम, ये मेरा एनिमी है और मुझे पता है कि मेरा एनिमी क्या है, इधर की तरफ जा रहा है और हवा भी क्या कर रही है, यहाँ की तरफ आ रही है स्पीड से, तो मैं अब यहीं नहीं मारूंगा मैम, मैं कम से कम मैं अपने हिसाब से क्या करूंगा, गोली को इधर आऊंगा ताकि मेरी गोली को ऑटोमेटिकली यहाँ तक आएगी ओयर के साथ। ऐसा नहीं है कि अब मैं यही निशाना लगाऊंगा उसका, ठीक है। अब हवा के हिसाब से हवा किस साइड को चल रही है, कितने की स्पीड में चल रही है, मेरा एनिमी कितने की स्पीड में चल रहा है, तो उसी हिसाब से हमारे को पॉइंट ऑफ एम लेना पड़ता है मैम। ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल। एंड अगेन आई एम गेटिंग जस्ट सो मेनी लाइफ लेसन्स, राइट, कि आप कुछ भी कर रहे हो अपनी एनिमी को समझो, जानो, फिर अपनी प्रेपरेशन करो। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द अदर पर्सन। एक बहुत आपने इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि मैं अपने एनिमी को उसकी पावरफुल जोन से निकालता हूँ। सो ये कैसे करते हैं आप? मैम देखिए एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि दुनिया का हर आदमी का एक पावरफुल जोन है मैम। देखो जब तक एक एग्जांपल के लिए सपोज करो, मैं एक ऑपरेशन बताता हूं मैम आपको, मैं कहाँ पर था ऑपरेशन नहीं बताऊंगा आपको। एक्चुअली क्या हुआ कि एक बारी इंडियन आर्मी के कैरम खेल रहे थे मैम, एक रेजिमेंट के अंदर, कंपनी के अंदर कैरम खेल रहे थे, तो कुछ इंसर्जेंट आए मैम। कुछ इंसर्जेंट आने के बाद क्या किया उन्होंने, एकदम से निहत्ते सोल्जर के ऊपर फायर करा मैम। उसमें शायद 4-5 कैजुअलिटी दे के चले गए हो, हमारे 4-5 सोल्जर शहीद हो गए। अब क्या है, हाँ एज ए सीक्रेट सर्विस होने के नाते हमने पता किया कि ये किसने किया पूरा का पूरा। तो हमारे को एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला कि और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक काम है। तो उस टाइम देश के अंदर इन 2014 से पहले की बात है, तो जो भी गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट तक ये मैसेज दिया गया कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है और इनका जो ब्रिगेड कमांडर है सेल्फ, ऐसे उनके भी जैसे ब्रिगेडियर होते हैं मैम, जैसे हमारे होते हैं तो सेल्फ लगा लेते हैं, ये उनके ब्रिगेडियर का ऑर्डर्स पर हुआ। तो उस गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इनके साथ हमारा सीज फायर चल रहा है, आप इसको टच नहीं करोगे। अब इसमें हमारे को बड़ी प्रॉब्लम है कि एक, अब हमारे को 100% हमारे को एविडेंस मिल चुके हैं कि इस आदमी ने ऑर्डर्स दिए थे फायर करने की, इसकी वजह से हमारे 4-5 सोल्जर शहीद हो गए, और आज एक दिल्ली में बैठा हुआ आदमी हमको बोलता है ऑपरेशन नहीं करोगे। अब इससे क्या हो गया मैम, इससे हमारे सोल्जर्स का मॉरल बहुत डाउन हो रहा है कि यार, और मॉरल डाउन हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि तुम तो हमारे कैंप में आके हमको मार देते हो और हमारे सुपीरियर में कुछ नहीं बोलते। और यहाँ पर क्या होता है, मिलिटेंट का मॉरल बहुत हाई हो जाता है, वो अपने न्यू रिक्रूटमेंट को क्या बोलते हैं कि हमको घुस के मारते हैं, देखो क्या कर लिया हमारा। तो अब हमारे को क्या है, उस ब्रिगेड कमांडर को मारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उसको क्या करना है मैम, अब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम उसको हिंदुस्तान की धरती में नहीं मार सकते मैम। अब उसको हिंदुस्तान से बाहर लेके जाना है, उसके पावर एरिया से कैसे बाहर लेके जाएं। यहाँ सिचुएशन उल्टी हो गई मैम, यहाँ हमारे को विदेश से किसी मालिया जैसे को नहीं लाना, अब हमारे को हमारे ही देश से एक ऐसे आदमी को बाहर लेके जाना है जिसको हम मारें। तो कि वहाँ पे मार सकते हो आप, इंडिया से बाहर मारेंगे तो मैम फिर तो कुछ कह नहीं सकती ना गवर्नमेंट, हमने थोड़ा ना मारा है। तो आप इंडिया में आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन आप बाहर जाएंगे तब यू कैन डू दिस। मैम इंडिया से बाहर चले गए तो हम तो बोलेंगे हमने मारा ही नहीं है, हम क्यों बाहर जाएंगे। अब हमारे पहला टारगेट क्या है मैम, कि उस आदमी को कैसे उसके सेफ जोन से बाहर लेके जाना। तो उसके लिए फिर पूरी की पूरी प्लानिंग, एक पूरा प्लान तैयार होता है, कैसे उस आदमी को ट्रैप किया जाता है, किस बिजनेस के थ्रू, जैसे भी। फिर उस आदमी को जैसे हिंदुस्तान से वो बाहर जाता है तो हिंदुस्तान से बाहर शूट आउट किया जाता है उसका। तो दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है हमने तो किया ही नहीं सर, तो उस देश में हुआ, उस देश को पता होगा। तो वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि एक्चुअली यू टुक हिम आउट, कि इंडिया में वो ज़्यादा सेफ था एंड बाहर जाके एक्चुअली यू कैन सिर्फ इंडिया में सेफ मैम, गवर्नमेंट ने सेफ कर रखा था ना मैम, गवर्नमेंट ने से ऑर्डर्स नहीं थे गवर्नमेंट्स के कि नहीं शूट आउट करोगे। तो इंडिया से बाहर तो मैम सपोज करो कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके लॉ कहाँ चलेंगे, हमारे देश में तो चलेंगे ना मैम। हमारे देश के अगर एलओसी क्रॉस होगी तो लॉ इनके तो नहीं चलेंगे ना, फिर तो लॉ इस देश के है ही नहीं है, तो आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। अगर किसी भी आदमी की डेड बॉडी हिंदुस्तान से बाहर किसी और देश में पाई जाती है तो इंडिया में थोड़ा उसकी FIR होगी मैम। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड जस्ट अगेन इसमें आपने कितनी सारी चीज़ें बोल रही हैं कि आपने अपनी कंट्री के लॉज को रिस्पेक्ट किया है, ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट किया है, बट एज अ लीडर आपने अपने सेंटिमेंट्स को भी अंडरस्टैंड किया है कि अगर मैं अपने सोल्जर्स का बदला नहीं लूँगा बिल्कुल तो उनकी क्या मोटिवेशन रहेगी और वो कैसे रिस्पेक्ट करेंगे कि देखो हमारे बॉसेस ने या हमारे जो लीडर्स हैं जिनके लिए हम अपनी जान देते हैं, हमने जान दे दी और वो बस खड़े हुए हैं। तो आई थिंक कितनी सारी चीज़ें आपने मैनेज की हैं, इतनी कम्प्लेक्सिटी मैनेज की है एंड इतनी ब्यूटिफुली कि अपने सोल्जर्स के लिए भी, अपनी कंट्री के लिए भी, एंड वो मिलिटेंट जो
गलत काम कर रहा है उसको भी सबक दिया है कि यू कांट डू दिस एंड गेट अवे विद इट। बिल्कुल मैम, तो एक मिलिटेंट को भी एक मैसेज मिलता है कि अगर तुमने हमारे लोगों को टच करने की कोशिश करी तो तुम दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो, चाहे तुम यहाँ हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम मारे जाओगे। तो एक सीधा मैसेज मैम। ब्यूटीफुल। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे आप एक मिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप एनिमी को समझते हैं, उसकी इंटेंसिटी कहाँ पे कैसे करना है, उसके बाद क्या स्टेप्स रहते हैं? मैम देखो, एनिमी दो तरह के होते हैं। मैं आपको एक सीक्रेट सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ मैं, कि बहुत सारे लोग कहते होंगे कि आपको एक स्पाई का टारगेट बताता हूँ मैम आज। जैसे मैंने आपको एक पहले सोल्जर का टारगेट बताया कि 1 बुलेट 1 एनिमी, फिर एक स्नैपर के टारगेट पर आए कि 1 बुलेट 1 कमांडर। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक स्पाई के दुनिया में 3 ही टारगेट होते हैं मैम, सिर्फ 3 टारगेट एक स्पाई को दिए जाते हैं। पहला टारगेट होता है किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कोई लीडर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई लीडर, वो दुनिया में कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बहुत सारा आपने जैसे हमास वगैरह ग्रुप सुने हो आपने, किसी भी जैसे लिट्टे सुने हो, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर, उसका पहला टारगेट होता है मैम एक स्पाई का, उसे ख़त्म करना। एक स्पाई का दूसरा टारगेट होता है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही ख़त्म करना। एक स्पाई का तीसरा टारगेट होता है किसी देश को ही ख़त्म करना मैम। वाह। तो ये 3 ही टारगेट होते हैं उसके। जी, कैसे? कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, हम लेके आते हैं टारगेट के ऊपर एक देश को ख़त्म करना। आपने भी देखा मैम कि श्रीलंका बगल में ख़त्म हुआ मैम, श्रीलंका के बाद आपने देखा बांग्लादेश ख़त्म हुआ, बांग्लादेश में आपने देखा कि नेपाल के अंदर क्या हुआ। हम किसी भी देश के अंदर, हम आपको एग्जांपल लेके आता हूँ किसी भी एक देश के अंदर, मैं बांग्लादेश के अंदर लेके आता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा था। हसीना गवर्नमेंट कई टाइम से चल रही थी मैम। अब क्या होता है, वेस्ट में बैठा हुआ एक देश, चाहे यूएस हो, यूएस क्या करता है मैम, अपना पहले हसीना गवर्नमेंट को कहता है कि मुझे ये आइलैंड चाहिए। तो हसीना गवर्नमेंट बोलती है मुझे आइलैंड नहीं चाहिए, सेट आइलैंड कुछ नाम है, मेरे नाम से एस से कुछ नाम है, सेट आइलैंड, वो मुझे चाहिए। हसीना गवर्नमेंट मना कर देती है कि मैं ये आइलैंड यूएस को नहीं दूंगी, ये बांग्लादेश की संपत्ति है। लेकिन यूएस को किसी भी कीमत में आइलैंड चाहिए क्योंकि अपना नेवल बेस बनाना चाहता है वहाँ पर। तो यूएस क्या करता है मैम, यूएस कि अब सीआईए के ऊपर लाते हैं काम, सीधे सीआईए का। सीआईए देखता है कि मुझे किसी भी कीमत पर ये आइलैंड चाहिए, तो उसको पता है कि हसीना गवर्नमेंट कभी भी आइलैंड नहीं देगी। तो अपोजिशन में देखता है कि हसीना गवर्नमेंट के अपोजिशन में कौन है, उस आदमी को इन्वेस्ट करना शुरू करता है। एक पूरा सीआईए उसको पैसा देना शुरू करते हैं। उसको पैसे देने के बाद मैम पूरा का पूरा पैसा अपना लगाते हैं। अब क्या करते हैं ये लोग उस देश को, अब मैम देखो देश के अंदर कोई भी देश कब गिरता है, देश तब नहीं गिरता जब कोई पॉलिटिकल विंग रोड के ऊपर आता है। हर रोज आपने देखा होगा हर देश में धरना होते हैं। ये धरना क्या है, पॉलिटिकल धरना है, कोई ना कोई नेता करा रहा है। कोई आज सपोज करो हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो देश के अंदर, कल जगह जगह पर धरने लग रहे हैं, तो लोगों को पता है कभी धरना, कभी कांग्रेस करा रही है, कभी सपा करा रही है, कभी आपके बंगाल की गवर्नमेंट करा रही है, कभी कोई भी करा रही है, तो पॉलिटिकल धरना बोला जाता है। इससे कुछ नहीं होता, ये डिस्टर्बेंस होते हैं। देश कब गिरता है, कोई देश कब खत्म हो जाता है, जब देश में आम जनता रोड के ऊपर आ जाती है, तो वो देश 24 घंटे में टूट जाएगा मैम। अब क्या होता है, ये एजेंसी ऐसे हालात बना देते हैं मैम। कैसे हालात बना देंगे, सपोज करो कि बांग्लादेश के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर क्या कर दिया मैम, उनको बोल दिया कि तुम मेरे से ये चीज़ नहीं खरीदोगे, ये चीज़ वो देश तुम्हें नहीं देगा। सीधे उनके इकोनॉमी में असर कर दिया मैम, उनके इकोनॉमी को टारगेट किया। जब आपकी इकोनॉमी को टारगेट किया तो उस देश के अंदर हज़ारों लोग हो मैम जो काम कर रहे हैं, उनको टाइम से सैलरी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको 1 महीने सैलरी ना मिले, 2 महीने नहीं मिले, सरकारी कर्मचारी को 4 महीने नहीं मिलोगे मैम, आपका घर नहीं चलेगा, आपका गुस्सा बढ़ेगा। ये कोई देश की एजेंसी चाह रही है कि पूरे देश के लोगों को रोड के ऊपर लेके आना। जब पूरे देश की जनता रोड के ऊपर आती है मैम, तो तब देश की सरकार गिरती है। तो एक सरकार को गिराने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उन सबको रोड पर लाने तक का काम होता है कि एजेंसी एक स्पाई का मैम। वाओ। और ये स्पाई इसको पूरे को मैन्यूवर करके मैनेज करते हैं। आपने नेपाल के बारे में भी बात किया था, इनफैक्ट आपने तो पहले से बताया था कि ये होएगा। तो सेम मैम वही नेपाल का आपने देखा कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि यार कि नेपाल के ऊपर, मैंने कहा सर देखो मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं जो भविष्यवाणी करूँगा, या हम लोग जो तो सही साधु संत ही करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड के एक्सपीरियंस, ग्राउंड के हालात को देखकर बात करते हैं मैम कि क्या होने वाला है सिचुएशन। सपोज मैम आप भी यहाँ रहते हैं तो शायद आपसे ज़्यादा इस एरिया के बारे में किसी को नहीं पता होगा। तो चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश में हो, जहाँ भी मेरे सोर्सेज या हम लोगों के लोग काम करते हैं या जो कभी मेरे लिए काम करते हैं, तो वो लोग कंटिन्यू रिपोर्ट देते हैं कि यार ऐसा होने वाला है लक्की जी, ऐसा होने वाला है। तो उस सिद्धांत पर हम बात करते हैं मैम कि अब सिचुएशन ये होने वाली है, क्योंकि उनको दिख रहा है, वो देख रहे हैं, ये जो आप मैन्यूवरिंग बता रहे हैं वो ये ऑलरेडी हो रहा है, ये ऑलरेडी हो रहा है। तो चीज़ें क्या होता है, और इसी मतलब
किसी भी देश के अंदर मैम कि लोगों को लग रहा है, आपसे मैं एक चीज़ क्वेश्चन पूछता हूँ मैम कि आपने देखा होगा आज कि लोग, हज़ारों लोग रोड पर धरना करते हैं, एक एक महीने तक बैठे रहते हैं मैम, और हज़ारों की संख्या में बैठे रहते हैं मैम। जो हज़ारों की संख्या में लोग बैठे रहते हैं, इनका घर का खर्च कैसे चलता है मैम? इनको खर्चा कौन देता है? कभी ये सोचा है अगर मैं एक महीने काम ना करूं मैम, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार मैं एक महीने काम नहीं कर रहा हूं, मैं कैसे चलाऊं? लेकिन एक आदमी 2-2 3-3 महीने धरने करके बैठे हैं, हज़ारों लोग, तो कौन इनको फंड दे रहा है मैम? कोई ना कोई तो फंड देने वाला मैम, ताकि वो जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा गेम होता है किसी दूसरे देश की एजेंसी का, ताकि आपके देश के अंदर क्या हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, आपके देश के अंदर आपकी गवर्नमेंट गिरे। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ मैम कि किसी भी देश के अंदर, ये बहुत बहुत कम लोगों को चीज़ पता होगी कि किसी भी देश में कैसे वो देश बर्बाद होता है। देश कैसे बर्बाद होता है? सपोज करो मैम कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना मैम, वो एक कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि यार इंडिया को डेवलप किया जाए, ये उनका थॉट है, डेवलप किया जाए। अब क्या होगा मैम, देखो हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होगा दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि हर पॉलिटिशियन ही देश के अंदर अच्छा है या हर पॉलिटिशियन ही देश के अंदर देशभक्त है, ये दुनिया के किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो कि मोदी सर कहते हैं कि मुझे इस देश को डेवलप करना है। CIA, MSS, MI6 ने क्या करके, कुछ एक पॉलिटिशियन उनके हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि मोदी जी को ये काम नहीं करने देना, उनका रुकावट बनना, रुकावट देना। और देश की जनता को क्या लगेगा, हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रही है। वो उनका काम है, CIA का काम, MSS का काम है कि आम जनता को ये दिखाना कि तुम्हारे देश में तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि होने वो नहीं दे रहे हैं मैम। वो लोगों के अंदर ये डाल देंगे कि तुम्हारे प्रधानमंत्री तो देश के अंदर कुछ कर ही नहीं रहे तुम्हारे विकास के लिए, क्योंकि उनके एजेंट उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। वाह, हम केवल एक हमें केवल लीनियर व्यू देखते हैं, एक लीनियर व्यू देखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पूरा एक 3D स्ट्रक्चर है, कौन क्या कर रहा है। इट्स ऑल अ पावर गेम दैट इज बीइंग मैनेज। आई विल कम बैक टू दिस पावर गेम, बट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी दैट एक आपने बोला स्नाइपर का होता है गोल कि ही गेट्स द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पाई का भी ये रोल रहता है। हाउ इम्पोर्टेंट इज द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? अगर आप हेड को हटा देते हैं, हाउ क्विकली इज देयर समवन एल्स जो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, नहीं कर लेता है? क्या रोल होता है एक हेड का? मैम आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड की बात कर रहे हैं मैम? या लाइक इन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या उसका स्ट्रक्चर रहता है? जैसे अगर आपने हमास का देखा, हमने हमास के एक लीडर को हटा दिया, तो क्या उनके हायरार्कीज होते हैं कि दूसरा आदमी जल्दी से ऊपर आ जाएगा, या इट इज़ बीइंग रन बाय दैट वन सिंगल पर्सन? डिपेंड करता है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कितना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, कितना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करो किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड है मैम, तो लगभग 50% प्लानिंग ऐसी होती है सिर्फ हेड ही जानता है मैम कि क्या करना है, क्या नहीं जानता है। उसके नीचे के जितने भी लोग होंगे, उसका जितना भी स्ट्रक्चर होगा या जो भी उसने डिवाइड कर रखे होंगे, उनको नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मोसाद को लगता है कि हमास के हेड को मारने से पूरा हमास खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उनके हेड्स को टारगेट करना शुरू किया मैम। अब क्या होगा कि एक आदमी, सपोज करो कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ के अंदर। एक आदमी को, एक गाँव का एक प्रधान है तो प्रधान एग्जाम्पल के लिए, आप एक प्रधान को बोलो यार तुझे मुख्यमंत्री बनाना है, मैम उसको समझ में ही नहीं आएगा मुझे काम क्या करना है, उसको समझ में नहीं आएगा मुझे काम क्या करना है। वो जब, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को ही पता है कि स्टेट के अंदर क्या क्या काम होते हैं, तो पहले तो उसको इतने दिन तक समझ में नहीं आ पाएगा मुझे मेरी पावर क्या है, मुझे काम क्या करना है। जब तक वो समझेगा तब तक उस हेड को गिरा देंगे। तो अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, हेड को ख़त्म किया, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन की आधी या 50% पावर तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हो मैम, है ना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को बोल दिया जाए, कोई एक MLA भी हो, और MLA को आप बोल दो यार हमारी एजेंसी बोलती है हम तो भाई कुछ नहीं करते हैं, तो आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल। आई थिंक इतनी ज़्यादा मुझे प्राइड है, इतना ज़्यादा मुझे कंफर्ट मिल रहा है। एंड आई थिंक ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इंडिया के प्रिंसिपल्स हैं कि बी गुड, डू गुड, लेकिन अपने को प्रोटेक्ट करने में वी हैव ऑलवेज बीन एट द फोरफ्रंट। आई थिंक शहीद भगत सिंह के टाइम से आज तक हमने हमेशा अपने आइडियल्स को प्रोटेक्ट करके रखा है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते रखा है। एंड यू नो वी हैव हैड पीपल लाइक यू हु हैव बीन सर्विंग अस, हु हैव बीन गिविंग अस सो मच courage and encouragement. Lucky जी, any last words that you have for our viewers? आपने इतनी सारी लर्निंग दी हैं अबाउट लीडरशिप, अबाउट डिसिप्लिन, अबाउट लिविंग, अबाउट कैसे हमारी कंट्री चल रही है, लेकिन फॉर द यूथ, फॉर द यंगस्टर्स, क्या कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, जो आपको लगता है उन्हें अपनी डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए? मैम अभी देखो
आज की जो न्यू जनरेशन है, मैं उनको बोलूँगा कि आज आप देश में सुन रहे हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपने किसी के भी कहने से, देखो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मैं पर्सनली हम रशियन प्रेसिडेंट को, चाइना प्रेसिडेंट को या यूएस प्रेसिडेंट को कितना जानते हैं। जी मुझे नहीं लगता कि इस हिंदुस्तान का 0.1% भी लोग उन्हें पर्सनली जानते होंगे। नहीं जानते ना मैम, सिर्फ जो मीडिया बोल रही है वो हम मान लेते हैं। लोग बोलते हैं पुतिन बहुत खतरनाक है, हम मान लेते हैं। लोग बोलते हैं कि ट्रम्प बड़ा खड़ूस आदमी है, पूरे दुनिया में टैरिफ कर दिया, हम मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट तो बड़े वो हैं, मतलब उनके अगेंस्ट में कोई भी जाता है तो ख़त्म कर देते हैं। ये सिर्फ हम सुन रहे हैं, हम सुन के वही चीज़ मान लेते हैं, पर्सनली हम किसी को नहीं जानते। तो आज क्या है, देश के अंदर जो भी यूथ है, आज पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, आज आप पूरे मिडिल ईस्ट में देख लो क्या हो गया। आज यूक्रेन ख़त्म हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, 100 साल लग जाएंगे यूक्रेन को डेवलप होने में। पूरा सीरिया ख़त्म हो गया, गाजा ख़त्म हो गया, श्रीलंका। क्या है कि आप किसी की भी बातों पर मत आओ। पहली चीज़, आप प्रोपेगेंडा में मत फैल आओ। अगर कुछ लोग आपको कहते हैं कि यार आप प्रोटेक्ट करो, आप अपने अधिकारों के लिए करो, आपका हक है, लेकिन बैठकर अगर आप इस देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हो तो आपको गलतफहमी है कि आप देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हो, वो आपको ही नुकसान है। कैसे आप बोलते हो कि यार हमारे को रोजगार चाहिए, आप रोजगार के लिए बात करो, गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी। आपको लगता है नहीं यार मैं इस बिल्डिंग को आग लगा दूंगा, तो भाई जो कल आपको पैसा देना था गवर्नमेंट ने, आपके रोजगार के लिए खर्च करना था, अब उस बिल्डिंग को बनाने में लगेंगे, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। पहले एब्सोल्युटली। आप किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जलाकर आपको लगता है मैंने तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आग लगा दिया, भाई वो पैसा आप पर खर्च होना था। हो सकता है कि कल गवर्नमेंट कुछ एक नौकरी की वैकेंसी लेकर आती, आपके लिए रोजगार देती, डेवलपमेंट देती, अब गवर्नमेंट को लगेगा नहीं पहले मैं इस प्रॉपर्टी को सही करूंगा, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि आपको कोई भी दिक्कत है लाइफ के अंदर, हर आदमी के प्रॉब्लम होती है यार, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है मैम जिसके प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन बातों से हल होता है दुनिया के अंदर। बंदूक से लाइफ के अंदर दुनिया में कोई वॉर नहीं जीता भाई। अगर आपको लगता है, हिस्ट्री उठाकर देख लो, बंदूक से लड़ाई नहीं जीती जाती है। आपको लगता है कि नहीं यार पॉलिटिक्स खराब है, आप आ जाओ ना यार, किसने मना किया है, आप आओ पॉलिटिक्स में। तो मेरी सिर्फ एक ही है मैम यूथ से कि किसी के भड़कावे में नहीं आना। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत है तो हम बैठ के बात कर लें, वो सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन देश की प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाओ। देश को प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे तो आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हो मैम आप। Beautiful. So that's the one of the best snipers of the country telling you कि बंदूक से कोई solution नहीं मिलेगा। निशाना मत लगाओ, अपनी बातें समझो, अपनी बातें समझाओ। And I think let's all come together for this great country and keep working to make it better. नहीं बिल्कुल मैम। So, lovely विश जी, बहुत ही अच्छा लगा and thank you so much for sharing this space with me. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड विद मी। थैंक यू कि आपने अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमें सुनने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपके हमारे लिए कोई भी कमेंट्स है, कोई भी एरियाज़ है जिसमें हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लीज़ डू रीच आउट टू मी। आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल काइंड ऑफ encouragement as well as criticism. And if there's any other podcast guest जो आपको लगता है हमें बुलाना चाहिए, please let us know in the comments below.